शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम एडिटोरियल वाले पेज के साथ में पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं। अभी कर्नाटक में हाल ही में जो गायों को एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्ट करने वाले लोग हैं उनका मर्डर हुआ है। ठीक है, इसके अलावा उनको परेशान किया गया है, टॉर्चर किया गया है और उनकी किलिंग की गई है। इस समय में पुलिस की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, राज्य सरकारों का क्या दायित्व है और कौन कौन से कदम हैं जो कि हमें उठाने चाहिए ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं धर्म के नाम पर वो घटनाएं घटित ना हो। मतलब कट्टरपन जो है वो किसी न किसी प्रकार से हमारे देश के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे हम कैसे करके बच सकते हैं, तो इसी के ऊपर यह आर्टिकल लिखा गया है, इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। कर्नाटका की पुलिस को जल्दी से जल्दी कानूनी कार्यवाही करना चाहिए। ठीक है, जो मर्डर करने वाले लोग हैं उनको आप अरेस्ट करिए और उनको आगे प्रोसीडिंग करिए। हम देख रहे हैं ये जो मर्डरर्स है, यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है स्करोज। ठीक है, इस स्कोर्ज का मतलब होता है दंड। द स्कोर्ज ऑफ मर्डरर्स वेयर द cattle trader or transporter have been attacked by self-styled cow vigilants has surfaced again in Karnataka on Saturday। तो हम देख रहे हैं कि मर्डर की जो घटना है, मर्डर जो कंटिन्यू हो रहे हैं केटल ट्रेडर्स के या फिर केटल के ट्रांसपोर्टर के, वो अटैक किए जाते हैं काउ विजिलेंट्स के द्वारा। ठीक है, कैसे स्टाइल में, सेल्फ स्टाइल्ड में। इसी के चलते चलते कर्नाटका फिर से न्यूज़ में रहा है सैटरडे के दिन। 39 ईयर ओल्ड असिस्टेंट ड्राइवर एक वैन ट्रांसपोर्टिंग केटल का, तो ये जो वैन थी वो केटल मतलब जानवरों को ले जा रही थी एक जगह से दूसरी जगह। इस असिस्टेंट ड्राइवर को टॉर्चर किया गया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई राइट विंग एक्टिविस्ट और उनके एसोसिएट के द्वारा। ये जो इंसिडेंट है मस्ट बी सीन एज वन अमंग रेकरिंग मर्डरर्स एक्ट्स अक्रॉस द स्टेट। इस प्रकार का जो काम है हमें जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको हमें देखना चाहिए एज ए रेकरिंग। बाकी के जो स्टेट हैं वहाँ पर भी इस प्रकार की जो घटनाएं हैं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली जो ये काम हम देख रहे हैं, प्रीडोमिनेंटली सबसे ज़्यादा इस प्रकार के केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं नॉर्थ ऑफ इंडिया। जैसे कि राजस्थान में पहलू खान की डेथ हुई जो कि कैटल को ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहा था। इसके बाद मोहम्मद अखलाक की डेथ होती है दादरी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके ऊपर लोगों ने संदेह किया कि वो काऊ मीट को स्टोर करके रख रहा है। इट वॉज प्रूवन टू बी फॉल्स। बाद में लेकिन ये जो चीज़ है गलत निकली। दो जो ट्राइबल मैन हैं इनको इनकी जो भीड़ ने हत्या कर दी थी। ठीक, जो एक्टिविस्ट थे बजरंग दल के सिवनी मध्य प्रदेश में। एंड स्कोर्स ऑफ सच इंसिडेंट द वेनिलिटी ऑफ दोज कमिटिंग द मर्डर्स हैज बीन मैच्ड बाय द एक्विटी बाय लॉ enforcement एजेंसी इन इम्प्लीमेंटिंग कैटल स्लॉटर लॉ। इसके बाद यहाँ पर बताया जाता है कि कानून में सज़ा की जो परिभाषाएं हैं, अपराध की जो परिभाषाएं हैं इस प्रकार से तय करी गई हैं कि ये जो लोग हैं जो कि इन लोगों का मर्डर कर रहे हैं, इनकी हत्या कर रहे हैं, इनको पीट पीट कर मार डाल रहे हैं, ये लोग बच कर के निकल जाते हैं। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि पुलिस उतनी ज़्यादा त्वरित कार्यवाही बिल्कुल नहीं करती है जिस प्रकार से उसको करना चाहिए।
तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें ना, तो जो बीजेपी रूल्ड जो स्टेट हैं उनमें इस प्रकार की घटनाएं बढ़ते जा रही हैं एंड आर जनरली कंडन्ड बाय इट्स फेलो ट्रेवलर्स इन द संघ परिवार। ठीक है, और हम ये भी देखते हैं एक सामान्य कारक जो बीजेपी जो अक्सर होता है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों में इस प्रकार के काम बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरे नंबर की बात ये है, लोग इसकी अनदेखी भी करते जा रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके बाद अपोजिशन की बात आती है। अपोजिशन पार्टी की यदि हम बात करें तो कर्नाटक में विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़े करने और ये उजागर करने की कोशिश करी है कि कैसे ये सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा दे सकता है। विपक्ष ने यह हाईलाइट किया है कि इस प्रकार की घटनाओं से कम्युनल डिसहार्मनी फैलेगी। अब कर्नाटक की यदि सरकार क्या काम करे, दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कर्नाटक पुलिस की कोई भी टाल मटोल इस बात का संकेत होगा कि ये पहलू खान और इसी प्रकार के जो अन्य केसेस आए थे तो वैसे ही अन्याय की पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए पुलिस को जो है एक्टिवली यहाँ पर रोल अदा करना पड़ेगा। इससे भी ज़्यादा इस प्रकार के कामों की बार बार आवृत्ति मवेशी वध पर हाल के न्यायशास्त्र के परिणाम पर सवाल भी उठाती है। विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2005 के फैसले ने आर्टिकल 48 के अलावा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विस्तृत व्याख्या के आधार पर मवेशी वध पर प्रतिबंध लगा दिया है। पार्टिकुलरली यहाँ 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट लेकर के आया था जिसने बैन कर दिया था कैटल के स्लाटर को। ठीक है, बेस्ड ऑन एन एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन। और ये जो इंटरप्रिटेशन थी वो एक एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन थी किसकी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के क्या नीति निर्देशक सिद्धांत होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 48A और 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस जज ने ओवरटर्न कर दिया था। ठीक है, ओवरटर्न कर देना मतलब कि चेंज कर देना पहले जो 1958 का रूल हुआ करता था उसको, विच हैड लिमिटेड द बैन ओनली यूजफुल कैटल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री। पहले का कानून क्या कहता था कि जो यूजफुल कैटल हैं आप उनको मत मारिए। ठीक है, हस्बेंड्री में जो लगे हुए हैं, खेती बाड़ी में जो लगे हुए हैं उनको आप मत मारिए। तो जो जजमेंट का इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या है, ये इसका रिजल्ट हमको देखने को मिला था स्टेट में, ज़्यादातर बीजेपी वाले स्टेट में। अब लोग ये सोचने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो हमें मना कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट तो मना कर दिया है स्लॉटरिंग को, तो फिर ये लोग क्यों कर रहे हैं, पकड़ो और मारो इनको। इस प्रकार से हम घटनाएं देख रहे हैं। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल है वो हम देखने वाले हैं कि आखिर क्यों इंडिया को कट डाउन करना चाहिए अपने साल्ट के इनटेक को। आप सभी जो है खाना में नमक डालते हैं। ठीक है, तो अपना जो इनटेक है, आप डेली जो नमक खा रहे हैं उस नमक में थोड़ी सी आपको कटौती क्यों करना चाहिए, उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। यदि आप नमक को, ठीक है, यदि आप नमक को क्या काम करते हैं, एकदम ज़्यादा खा लेते हैं, एक्सेस, जब आप नमक को एक्सेस रूप में टेक करते हैं तो ये क्या है, डेंजरस हो जाता है। इन कोकस, ठीक है, इन नोकस एक वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है खतरनाक। इसके अलावा यदि आप एक्सेसिव सोडियम इंटेक ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है, ये कंट्रीब्यूट करेगा राइज ऑफ हाइपरटेंशन, हार्ट संबंधित डिसीज़ और स्ट्रोक।
आपकी बॉडी में यदि सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है नमक के माध्यम से, तो इससे हाइपरटेंशन की बीमारी, हृदय से संबंधित रोग और स्ट्रोक की बीमारी होती है। लेकिन ज़्यादातर आप देख रहे हैं जो खतरा है वो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें जो है अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत है एंड ए रीवैल्यूएशन ऑफ आवर डाइटरी चॉइस। हमारी जो डाइटरी चॉइस है उसको आप रीवैल्यूएट करिए। एक जो एवरेज इंडियंस का सोडियम कंजप्शन इज़ मोर देन डबल द फिजियोलॉजिकल नीड and dramatically exceed the World Health Organization recommendation daily intake of less than 5 gram of salt for adult। जितना हमारा शरीर कहता है कि मुझे इतना नमक की ज़रूरत है, उससे डबल आप कंज्यूम कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि आपको 5 ग्राम से कम नमक खाना है, ये एडल्ट लोगों के लिए है, आप इससे कहीं ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। WHO ने रिसेंटली पब्लिश किया था एक ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इनटेक रिडक्शन, जो कि प्रकाश डालती है, ठीक है, इसकी जो मेंबर स्टेट हैं 194, उनमें क्या प्रोग्रेस हुई है, ये लोग कितना रिड्यूस कर पाए हैं पॉपुलेशन सोडियम इनटेक को, ठीक है, कि पॉपुलेशन के हिसाब से जो सोडियम जनता खा रही है उसको आप कितना कंट्रोल कर पाए हो, इसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी करी गई थी। तो 2025 तक जो सोडियम इनटेक है इसको 30% रिड्यूस करने की बात इसमें टारगेट रखा गया है। लेकिन दुख वाली बात ये है कि जो प्रोग्रेस है उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। केवल कुछ ही कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने कंसिडरेबली हेडवे किया है, अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए कुछ ही कंट्री ने प्रयास किए हैं। इसका मतलब ये हो गया है आपकी जो डेडलाइन है 2030 की वो पूरी नहीं हो पाएगी और आपको जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। इंडिया ने जो मेजर्स अपनाए हैं वो वॉलेंटरी टाइप के हैं। इंडिया वॉलेंटरी टाइप से ही डिक्रीज करना चाहता है सोडियम को, कहाँ पर, फूड सप्लाई में। इसके अलावा प्रमोट करता है हेल्दियर फूड चॉइस को। WHO डिवाइज्ड ए सोडियम स्कोर रेंजिंग फ्रॉम 1 टू लेकर के 4। WHO क्या काम करता है, कंट्रीज़ को 1 से लेकर के 4 नंबर देता है। 1 नंबर का मतलब होता है बहुत कम इम्प्लीमेंटेशन और 4 मतलब हाईएस्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रत्येक मेंबर स्टेट के लिए ऑन फैक्टर्स सच एज एक्सटेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोडियम रिडक्शन एंड अदर रिलेटेड मेजर्स। कितना आप सोडियम को रिडक्शन कर पाए हैं आपने अपने खान पान में, इसके अलावा भी कुछ और मेजर्स यदि आप अपनाते हैं तो उसके लिए भी आपको नंबर दिए जाते हैं। इंडिया का जो स्कोर है वो बीचों बीच में है। इंडिया को 2 नंबर मिले हैं, और 2 नंबर मिले हैं, इसका मतलब ये है आप जो है अभी लीस्ट वाली कंडीशन में ही हैं। एम्फेसिंग द नीड फॉर मोर रिगोरस एफर्ट टू एड्रेस दिस हेल्थ कंसर्न। इसका मतलब ये हो गया कि अभी आप बीच में खड़े हैं, आपने बहुत अच्छा काम तो किए नहीं है, आपको जो है और भी ज़्यादा ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। रिड्यूसिंग सोडियम इनटेक। अब आगे जो हेडलाइन यहाँ पर रखी गई है वो क्या है, रिड्यूसिंग सोडियम इनटेक। लेकिन आखिर इतना ज़्यादा इसेंशियल क्यों है इंडिया के लिए कि वो रिड्यूस करे अपने सोडियम इनटेक को? पहली बात तो ये है, कुछ एविडेंस ऐसे हैं जो कि हाईलाइट करते हैं स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन सोडियम रिडक्शन इनटेक एंड डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। एक तरफ यदि आप सोडियम को खाने में कम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आपको जो ब्लड प्रेशर है ना वो कम हो जाएगा। दोनों के बीच में एक संबंध होता है।
यदि हम एक पेपर की बात करें, रिसर्च की बात करें, द BMJ, यदि आप सोडियम इनटेक को 1 ग्राम कर देते हैं पर डे के हिसाब से, 2.5 ग्राम ऑफ साल्ट, ठीक है, 1 ग्राम सोडियम मतलब होता है कि 2.5 ग्राम नमक, लीड्स टू ए 5 mm Hg रिडक्शन इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉर इंडिविजुअल्स एज 55, causing an estimated 22% decrease in stroke incidence and 16% decrease in myocardial infarction incident। तो एक जो पेपर है, एक जो रिसर्च पेपर है, वो क्या कह रहा है, यदि आप मात्र 1 ग्राम नमक, जितना भी नमक खा रहे हैं वो 2.5 ग्राम नमक आप यदि कम कर दे रहे हैं जितना भी खा रहे थे, इसका मतलब ये है 5 mm Hg का आपका रिडक्शन हो जाएगा आपके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में, ठीक है, आपका BP कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा ये जो स्टडी करी गई थी वो 55 साल के उम्र के लोगों के लिए थी। इसके साथ साथ में और 20% डिक्रीज़ हमको देखने को मिलता है स्ट्रोक की घटनाओं में, और 16% की कमी हमको देखने को मिलती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बीमारी में। तो ये जो एविडेंस है वो हमें सजेस्ट करते हैं कि जो साल्ट का रिडक्शन है ये एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और प्रैक्टिकल अप्रोच है यदि हम प्रिवेंट करना चाहते हैं हृदय संबंधी रोगों को। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें जो है सोडियम को कम करना होगा, साल्ट को कम करना होगा। सेकेंड नंबर की बात है, यदि किसी भी व्यक्ति का BP बढ़ा हुआ है, मतलब क्रिटिकल रिस्क कंडीशन है हृदय संबंधी रोग के लिए, और ये जो रीज़न है हार्ट अटैक का सबसे बड़ा, 2001 में इसने कंट्रीब्यूट किया था लगभग 54% ऑफ स्ट्रोक, 54% स्ट्रोक इसी के चलते चलते आए, 47% जो कोरोनरी हार्ट डिसीज़ हैं ग्लोबली इसी के चलते चलते आए हैं, और इसके बाद से जो आंकड़ा है वो कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। अब थर्ड नंबर की बात है, इसका इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है किसका, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ का, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा असर डाल रहा है। इसका एस्टिमेशन लगाया जाता है 3.7 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान 11 और 2025 के बीच में। रीज़न है प्री मैच्योर मॉर्टालिटी, ठीक है, बच्चे मैच्योर ही नहीं हो पा रहे हैं और उनकी डेथ हो जा रही है। इसके अलावा हमें बच्चों में डिसेबिलिटी भी देखने को मिल रही है। तो ये जो आंकड़े रिप्रेजेंट किए गए हैं अलार्मिंग है, मतलब जो गरीब देश हैं उनकी GDP का 2% हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नोट करने वाली बात यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कहता है कि इंडियन इकोनॉमी अकेली फेस करेगी लॉसेस को, जो कि 2 ट्रिलियन डॉलर को भी सरपास कर जाएगा बिटवीन 2012 एंड 2030 एज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ से ही होने वाला है इंडिया को। इसमें हाईलाइट किया गया है कि हमें अर्जेंट इफेक्टिव इंटरवेंशन लाना पड़ेगा, लेकर के आना पड़ेगा, ताकि हम मिटिगेट कर सकें इकोनॉमिक और हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वास्कुलर डिसीज़ को गरीब कंट्रीज़ में। कार्डियोवास्कुलर से संबंधित डिसीज़, हाइपरटेंशन की बीमारी, ये बहुत बड़े चैलेंज हैं हमारे देश में, कैसे करके हम इनको कम कर सकते हैं। इसका जो प्राइमरी कारण है, प्राइमरी इसके 4 कारण बताए जाते हैं। पहले नंबर का जो कारण है, यदि हम डाटा की बात करें, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया WHO एंड ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हैव इमर्ज्ड एज द प्राइमरी काज ऑफ मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी। तो सबसे ज़्यादा जो मॉर्टेलिटी हो रही है, मॉर्बिडिटी हो रही है, उसका रीजन जो प्राइमरी रीजन है वो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ ही है। पिछले 25 साल का डेटा आप उठा कर के देखिए,
एज एडजस्टेड कार्डियोवास्कुलर डिजीज मॉर्टेलिटी रेट में 31% की हमको वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा जो हाइपरटेंशन की बीमारी है उसकी पहचान करी गई है एज ए लीडिंग रिस्क फैक्टर फॉर सच डिसीज इन इंडिया, और हाइपरटेंशन भी इसका एक रीज़न है। सेकेंड नंबर की बात बताई जाती है, कुछ डेटा यहाँ पर उठाया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5वें संस्करण का। यहाँ से एक बात पता चली है कि जो हाइपरटेंशन है ये काफ़ी प्रिवलेंट माना जाता है लोगों में जिनकी उम्र है 15। ठीक है, यदि हम कंपेयर करते हैं महिलाओं से इन द सेम एज ग्रुप, तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की क्या कंडीशन है, किन लोगों में ज़्यादा हो रहा है, तो हाइपरटेंशन काफ़ी कॉमन माना जाता है साउथ वाले स्टेट में, पार्टिकुलरली केरला में, जबकि पंजाब और उत्तराखंड नॉर्थ वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी जो है इस प्रकार के इंसिडेंस रेट हमको देखने को मिल रहा है। तीसरे नंबर का जो रीजन है प्री हाइपरटेंसिव पॉपुलेशन, इसको आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेवल जिनका 120 से 139 mmHg है, या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेवल 80 से लेकर के 89 mmHg है, ये हमें ध्यान खींचता है। तो जो नेशनल लेवल है वो है 38.5% ऑफ वुमेन का और 49.2% है मैन का, ये जो है प्री हाइपरटेंसिव की कंडीशन में है। इसके साथ साथ में हायर प्रिवलेंस देखने को मिल रहा है नॉर्थ वाले स्टेट में, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हम देख रहे हैं ब्लड प्रेशर का कहाँ पर है, उत्तर वाले स्टेट में ज़्यादा है। हमारे पास में कुछ सफिशिएंट एविडेंस भी हैं जो कि कंफर्म करते हैं कि जो इंडियंस है ब्लड प्रेशर, इंडियंस विद बीपी रीडिंग्स बिटवीन 130 एंड 139/80 to 89 mmHg फेस सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज स्ट्रोक। अब जिसका बीपी यहाँ पर लेवल 130 और 139/80 to 89 mmHg, जिसका बीपी इस रेंज में है, ये लोग काफ़ी रिस्क में हो जाते हैं हृदय संबंधी रोग में, उनको स्ट्रोक भी हो सकता है और प्री मैच्योर मोर्टेलिटी हो सकता है। कई सारे इंडियन हैं उनको क्लासिफाई किया गया है एज ए प्री हाइपरटेंसिव, और आज के टाइम में हम इनको इंक्लूड कर रहे हैं एक नया स्टेज है, स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन, अमेरिकन गाइडलाइन के हिसाब से यदि देखें। चौथा नंबर ये बताता है कि 2020 की जो रिपोर्ट है मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ द काज ऑफ द डेथ, ये डाटा कह रहा है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम डिसीज़ है ये 32% की हिस्सेदारी रख रहा है जितने भी डॉक्यूमेंटेड डेथ हो रही हैं उनमें, और हाइपरटेंशन इसका मेजर रिस्क फैक्टर है। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव की यदि हम बात करें तो गवर्नमेंट क्या क्या कदम उठा रही है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है कई सारी वॉलंटरी प्रोग्राम को, ठीक है, जिसके अंतर्गत वो इनकरेज करती है इंडियन को कि आप डिक्रीज करिए सोडियम के कंजप्शन को। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है ईट राइट इंडिया मूवमेंट, which strive to transform the nation's food system to ensure secure, healthy and sustainable nutrition for all citizens। तो जैसे कि पहला जो प्रोग्राम चलाया गया है वो है ईट राइट इंडिया मूवमेंट। कौन चला रहा है इसको? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया चला रहा है। ये प्रोग्राम चलाए हैं ताकि हमारे देश का जो फूड सिस्टम है वो कैसा हो, वो सिक्योर हो, हेल्दी हो और सस्टेनेबल न्यूट्रिशन होना चाहिए ऑल सिटीजन के लिए। इसी गोल को हासिल करने के लिए FSSAI ने लॉन्च किया था एक सोशल मीडिया कैंपेन जिसका नाम है आज से थोड़ा कम।
तो ये जो योजनाएं हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं हमारे लिए, इनको याद रखना ज़रूरी है। फिर भी जो एवरेज इंडियंस का सोडियम इंटेक है आज के टाइम में फिर भी हाई ही है। आप खुद ही देखिए, एक बार सब्जी में जो नमक डल गया है इसके बाद भी हम ऊपर से नमक खाते हैं। एवरेज आज के टाइम में जो डेली कंजप्शन है लोगों का वो है 11 ग्राम। तो इंडिया को ज़रूरत है एक कम्प्रहेंसिव नेशनल स्ट्रेटजी, तब जाकर के साल्ट कंजप्शन को हम कम कर सकते हैं। एज करेंट मेजर हैव फॉलन शॉर्ट, क्योंकि करेंट के जो उपाय आप अपना रहे हैं उनसे कुछ अच्छा घटित नहीं हो रहा है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं चाइना और इंडिया के रिलेशन को ये न्यूज़ बताती है। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि चाइना और इंडिया के रिलेशन अभी बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं। अब एक और ये बुरी खबर है इंडिया के लिए कि अरुणाचल प्रदेश में जो 11 जगह हैं उनके नामों को चाइना चेंज करने वाला है, रीनेम करने वाला है। तो इसका जो लेटेस्ट अटेम्प्ट है कि ये जो एरिया है मेरा है, वो कैसे क्लेम करेगा, जब उसका नाम वो अपने हिसाब से रख देगा। इनसाइड इंडियन टेरिटरी हम देख रहे हैं कि चाइना कंटिन्यू लेटेस्ट अटेम्प्ट के माध्यम से क्लेम करते ही जा रहा है कि ये हिस्सा मेरा है, ये गांव मेरे हैं, ये क्षेत्र मेरा है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि हम जो है स्टैंडर्डाइज करेंगे कुछ नामों को जो कि 11 प्लेसेस से आने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के। एक लिस्ट रिलीज़ की गई है 11 प्लेसेस की संडे के दिन में, अलोंग विद ए मैप। इसके साथ साथ में मैप भी जारी किया है जिसमें शो किया गया है अरुणाचल प्रदेश के 100 पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश इनसाइड द साउदर्न तिब्बतियन रीजन। तो अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा इसमें आ गया है और ये हिस्सा है तिब्बत रीजन का साउथ वाला हिस्सा, जिसको चाइना रिफर करता है एज ए जांगनान। द चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स इवन इंक्लूडेड ए टाउन क्लोज टू द स्टेट कैपिटल ईटानगर। ईटानगर से सटा हुआ एक शहर है, उस शहर को भी क्लेम करता है चाइना कि ये किसका है, हमारा है। तो अब देखते हैं कि भारतीय जो गवर्नमेंट है इस चीज़ को कैसे करके निपटती है। इसके बाद जो न्यूज़ आई है वो राहुल गांधी से रिलेटेड आई है। हमने देखे थे कि राहुल गांधी को डिफेमेशन केस के अंतर्गत गुजरात की जो लोअर कोर्ट है उसने 2 साल की सज़ा सुनाई थी। 2 साल की सज़ा सुनाई, तुरंत रिएक्शन आया, तुरंत लोकसभा से इनकी सदस्यता रद्द हो गई। ये वायनाड केरल से खड़े होते थे, वहाँ की संसदीय क्षेत्र से। अब आज हम देख रहे हैं, ठीक है, आज है 4 तारीख, सूरत की कोर्ट ने राहुल को क्या दे दी है, बेल दे दी है, जमानत दे दी है और सस्पेंड कर दिया है उनके सेंटेंस को। कोर्ट विल हेयर द एप्लीकेशन अगेंस्ट द कन्विक्शन इन डिफेमेशन केस फाइल्ड बाय ए बीजेपी एमपी ऑन 13 अप्रैल। कांग्रेस लीडर का कहना है ही इज फाइटिंग ए बैटल टू सेव डेमोक्रेसी एंड ट्रूथ इज हिज वीपन। तो लीडर का क्या कहना है, नेता का कहना है कि मैं डेमोक्रेसी को बचा रहा हूं और सत्य ही मेरा हथियार है। तो जो सूरत में सेशन कोर्ट है ना, मंडे के दिन उन्होंने बेल ग्रांट कर दिया है फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी को आफ्टर एडमिटिंग हिज अपील चैलेंजिंग द कन्विक्शन एंड सेंटेंसिंग इन ए डिफेमेशन केस। तो इनको जो सज़ा सुनाई गई थी उस सज़ा को इन्होंने क्या काम किया था, चैलेंज किया था। इसके साथ साथ में कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है उनके सेंटेंस को, उनकी सज़ा को, जब तक कि जो अपील फाइल की गई है उस पर सुनवाई नहीं हो जाती है। मिस्टर गांधी ने फाइल किया था 2 एप्लीकेशन। पहले नंबर का एप्लीकेशन था कि जो सज़ा मुझे हुई है उसको सस्पेंड किया जाए, विच इज़ एसेंशियली एन एप्लीकेशन फॉर रेगुलर बेल। सेकेंड नंबर की बात यह है सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन, अपराध से भी उनको सस्पेंशन दिया जाए। तो ये जो अपील की गई है, ठीक है,
इसकी सुनवाई होगी। अब हमने एक चीज़ और पढ़े थे, ठीक है, जब ये डिफेमेशन केस के बारे में हम पढ़ रहे थे तो उस समय देखिए, पहले तो ऐसा था कि यदि किसी नेता के ऊपर मानहानि का केस लगाया जा रहा है ना, तो उसके पास 30 दिन का टाइम रहता था, 30 दिन तक उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। आज के टाइम में ऐसा हो गया, 2013 की जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट में जब से दिया है तो उसकी तुरंत ही सदस्यता ख़त्म हो जाती, कोई डिले नहीं होता है। हाँ, लेकिन यदि आपका जो सेंटेंस है सस्पेंड हो जाता है, सज़ा सस्पेंड हो जाती है, या फिर आप जो अपराधी ठहराया जाता है उस पर स्टे लगा दिया जाता है किसी कोर्ट के द्वारा, तो एक्सपर्ट लोगों का कहना है उनकी जो लोकसभा की मेंबरशिप है वो फिर से रीस्टोर हो जाएगी। तो ये थोड़ा राहत उनको दे सकता है। आगे की जो न्यूज़ आई है वो आई है राजस्थान से। राजस्थान की सरकार क्या काम कर रही है, ब्याज की दर में सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये अपने आप में फर्स्ट एवर वुमेन्स कोऑपरेटिव फंड माना जा रहा है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने मंडे के दिन अप्रूव किया है एक प्रपोज़ल को कि हम जो है 8% की इंटरेस्ट सब्सिडी देने वाले हैं, किसके ऊपर, लोन के ऊपर, जो कि ऑब्टेन किया जाएगा बाय द मेंबर्स ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम महिला निधि। द स्टेट्स फर्स्ट एवर वुमेन्स कोऑपरेटिव फंड है। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन एक्सटेंडिंग टाइमली लोन फैसिलिटी फॉर वुमेन इंटरप्राइजेस। तो जो वुमेन्स का सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, स्व सहायता समूह होता है, यदि ये लोग लोन ले रहे हैं कहाँ से, महिला निधि से, तो इनको जो है 8% की इंटरेस्ट सब्सिडी हम देंगे। महिला निधि को इस्टेब्लिश किया गया था जयपुर में अगस्त 2022 में, और इसने ऑपरेट किया है इंटायरली बाय वुमेन। पूरी तरह से ये जो महिला निधि है चलाई जाती है महिलाओं के द्वारा, और काम करती है एज ए कॉम्प्लीमेंट्री बॉडी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री बॉडी मतलब किसी की सहायता करने वाली संस्था, उसकी पूरक कहना चाहिए बैंकिंग सिस्टम का। तो इसने क्या काम कर दिया है, इसने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जो लोन एप्लीकेशन हैं वुमेन के जो पेंडिंग है बैंक में, उसको काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में कम कर दिया, क्योंकि इनको जो है काफ़ी इजी और एडुकेट लोन मिल जा रहा है अपने डेली नीड और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इस फंड के माध्यम से। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं कहाँ पर, कोऑपरेटिव सेक्टर में, इन हैज़ गिवन मेंबरशिप टू ऑल क्लस्टर लेवल फेडरेशन फंक्शनिंग इन द विलेज। ये जो निधि स्थापित करी गई है तेलंगाना का जो स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन है उसकी तर्ज पर की गई है। मिस्टर गहलोत ने अनाउंसमेंट किया है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, अपने 2022-23 के बजट में लास्ट ईयर में उसी के हिसाब से हमने इसको स्थापित करे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है 50 करोड़ रुपया किसको, महिला निधि को, आने वाले फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ इट्स ऑपरेशन। तो इसके जो पहले 2 साल हैं उसके लिए 50 करोड़ रुपया प्रोवाइड किया गया है सरकार की तरफ से। फॉरेन वाले पेज से हम एक न्यूज़ देखने वाले हैं। नासा की तरफ से पहली वुमेन का नाम जारी किया गया है, पहली वुमेन ऐसी जो कि फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट बनने वाली है लूनार मिशन के लिए। नासा ने मंडे के दिन नाम बताया है कि कौन पहली वुमेन बनने वाली है, और पहली फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन बनने वाली है जो कि जुड़ जाएगी एज ए एस्ट्रोनॉट के रूप में लूनार मिशन के साथ में। क्रिस्टीना कोच एक इंजीनियर हैं, इनका, ठीक है, इनका नाम लिया गया है एक मिशन के लिए, ठीक है।
मिशन स्पेशलिस्ट के लिए फॉर द आर्टेमिस सेकेंड लूनार फ्लाई बाय विक्टर ग्लोवर। US Navy aviator will be the first black astronaut to be sent on a lunar mission, ऐसा न्यूज़ में बताया जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये शॉर्ट न्यूज़ के रूप में यदि हम देखें। इसके अलावा जो आर्कटिक साइंटिस्ट हैं, तो आइस मेमोरी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बातें बताई जाती हैं कि कैसे करके हम इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आर्कटिक के साइंटिस्ट क्या काम कर रहे हैं, उन्होंने जो है ड्रिलिंग चालू कर दिया है, अभ्यास चालू कर दिया है, ताकि वो सेव कर सकें कुछ सैंपल को एंशिएंट आइस के, मतलब पहले की बर्फ़ कैसी हुआ करती थी, ताकि एनालिसिस कर सकें। ठीक है, ये जो बर्फ़ है वो पिघल ना जाए, उसके पहले ही हम इसको जो है अध्ययन कर लें इसका। क्लाइमेट चेंज के चलते चलते ये मेल्ट हो रही है। इसके अलावा मिशन ऑर्गेनाइजर सेड ऑन मंडे, तो इटालियन, फ्रेंच और नॉर्वेनियन के रिसर्चर ने सेटअप किया था कैंप नॉर्वे के साल्वाबार्ड आर्कीपिलोजी में। ठीक है, इसको ये क्या कह रहे हैं, रेस अगेंस्ट टाइम टू प्रिजर्व क्रूशियल आइस रिकॉर्ड, ताकि एनालाइज ये लोग कर सकें इस वर्ब के माध्यम से पुराना इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या था। ये आइस को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसकी खुदाई करेंगे। ठीक है, इन ए सीरीज ऑफ ट्यूब्स फ्रॉम 125 मीटर बिलो द सरफेस से 125 मीटर गहराई तक ये खुदाई करने वाले हैं। केमिकल का जो एनालिसिस यहाँ पर होने वाला है गहराई में, जो आइस कोर रहता है, ये हमें प्रोवाइड करेगा वैज्ञानिकों को कुछ वैल्यूएबल डाटा कि पास्ट का इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या रहा था। लेकिन एक्सपर्ट लोग वार्निंग दे रहे हैं कि जो वाटर होता है मेल्टिंग आइस से, वो लीकिंग डाउन एंड altering द जियोकेमिकल रिकॉर्ड प्रिजर्व इन द एंशिएंट आइस बीनीथ।